टेंस में भी हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल। इस टेंस का पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल क्या होता है, किस तरीके से इसमें वर्ब की फॉर्म का यूज़ होता है, ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि ठीक है प्रेजेंट सिंपल की तरह, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल की तरह नो ऑक्सिलरी वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। सकारात्मक वाक्यों में जो सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग जो होता है वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल में भी प्रेजेंट सिंपल की तरह सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। और जहाँ तक मेन वर्ब का सवाल है, पास्ट सिंपल में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। वहीं अन्य दूसरे प्रकार के वाक्यों में जैसे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, ठीक है ना, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके यूजेज पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल के यूजेज। नंबर 1 यूज है जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि भूतकाल की ऐसी घटनाएं जिनका वर्तमान से कोई संबंध ना हो तो उनमें भूतकाल की एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जब भूतकाल के एडवर्ब्स आपको दिखाई दें, एडवर्ब कौन होती हैं, जो वर्ब की विशेषता बताती हैं, विशेषण की विशेषता बताती हैं या एडवर्ब की विशेषता बताती हैं, वो एडवर्ब्स होती हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंदर आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। भूतकाल की कोई ऐसी घटना हो जिसका वर्तमान से कोई संबंध ना हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं कल कोटा गया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, कोटा गया था तो भूतकाल की घटना है जिसका वर्तमान से कोई संबंध है नहीं, मैं सिर्फ उस अतीत का वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आई वेंट टू कोटा यस्टरडे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि पास्ट एडवर्बियल्स, पास्ट एडवर्ब्स के लिए, पास्ट एडवर्ब्स के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का। और पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई इसकी, वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इसका दूसरा यूज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसी का और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे रोमिल, रोमिल खाली जगह, अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, ए लेटर लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट है, ठीक है ना। लास्ट नाइट क्या है, एक एडवर्ब है जो पिछली रात, गत रात के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अब पिछली रात का संबंध किससे, पास्ट टेंस से, तो जाहिर है पास्ट टेंस को बताने वाली ये एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब के लिए हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये लेटर है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी नहीं गई है, मान लीजिए ये दे दी जाती है, सॉरी, इसके बजाय यहाँ पे आपको दे दी जाती है जैसे राइट, ठीक है ना, ये वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसमें हो जाएगा रोट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट एडवर्बियल है इसलिए इसके साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार से और यूजेज अगर हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस के, तो दूसरा यूजेज नंबर 2, भाई भूतकाल की अगर किसी की कोई आदत हो, ठीक है ना, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। या फिर भूतकाल में कोई ऐतिहासिक घटना हुई हो, ठीक है ना, जैसे हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसी प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ये भूतकाल की ऐतिहासिक घटनाएं हैं या खोज हैं, आविष्कार हैं। तो भूतकाल की आदत हो, पास्ट हैबिट हो, या हिस्ट्रिकल इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट, और डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, भूतकाल का या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। वहीं भूतकाल की कोई असंभव शर्त हो तो उसको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब भूतकाल की इम्प्रोबेबल कंडीशन, असंभावित शर्त जो संभव नहीं हो सकती थी भूतकाल में भी, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता, तो मैं कभी पक्षी होना नहीं था और मैं उड़ना नहीं था, यह असंभव
शर्त है, ठीक है ना। तो इसको भी बताने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे पास्ट हैबिट, दूसरा यूज है पास्ट हैबिट हो, ठीक है ना। अगर पास्ट हैबिट हो या हिस्ट्रिकल इवेंट ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल की ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए या भूतकाल की आदत को बताने के लिए, ठीक है ना, या कोई डिस्कवरी हो, ठीक है ना, कोई खोज की गई हो या कोई इन्वेंशन हो, आविष्कार हो, इन सब को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सलमान स्मोक, डी लगा दिया, स्मोक वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ना। सलमान स्मोक डेली इन 90s, कि 90 के दशक में सलमान प्रतिदिन धूम्रपान किया करते थे, ठीक है ना। तो अब ये 90 का दशक था ना, तो ये क्या बता रहा है? ये पास्ट हैबिट है कि घटना जो भूतकाल में हो चुकी है। उस समय सलमान खान की या कोई सलमान नाम का व्यक्ति था, उसकी आदत थी कि वो बहुत सारे धुएं के छल्ले उड़ाता था। इसका मतलब उसमें बहुत सारी सिगरेट पिया करता था, ठीक है ना, या धूम्रपान किया करता था। तो ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, गांधी जी खाली जगह, अब इस बार मैं थोड़ा एग्जाम्पल अलग लिख देता हूँ, टू सिनेमा एवरी ईस्टर डे, और यहाँ पे आ गया गो यानी जाना। गांधी जी टू सिनेमा, सिनेमा के लिए, एवरी ईस्टर डे प्रत्येक ईस्टर वाले दिन, ठीक है ना, जो ईसाइयों से संबंधित एक त्यौहार है, ठीक है ना, क्रिश्चियन से संबंधित एक त्यौहार है ईस्टर डे, इस पर वो जाया करते थे, ठीक है ना। ये गांधी जी की आदत थी और भूतकाल की आदत थी। वे गांधी जी अब है नहीं, पहले जब कभी थे तो गांधी जी सिनेमा जाया करते थे ईस्टर डे पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट हैबिट है गांधी जी की, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो जैसे हुमायूं इन्वेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्वेड इंडिया। जैसे हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया, अभी ऐतिहासिक घटना है, हुमायूं अब तो है नहीं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिख रही है इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट टेंस में इसको बताने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है इसलिए इसके डी लगा दिया जाएगा। हुमायूं इन्वेडेड इंडिया, हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। इसी प्रकार से और जैसे कोई, जैसे कोलंबस खाली जगह इंडिया, ओ सॉरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, और यहाँ पे आ गया डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब खोज करना, कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पे खोज है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे। तो इसमें सेकंड फॉर्म लिखने के लिए यानी पास्ट सिंपल लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ में ईडी लगा देंगे, डिस्कवर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसी प्रकार से जेनर नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना, खाली जगह, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हम करने वाले हैं, ठीक है ना। द स्मॉल पॉक्स आप जानते हैं, वैक्सीन, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेंट वर्ब है, ठीक है ना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। दो चीज़ें हैं, एक आविष्कार करना होता है, एक खोज करना होता है। खोज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अस्तित्व में होती है उसको सिर्फ ढूंढना होता है, और जो चीज़ दुनिया में होती नहीं है अगर आप उसकी खोज कर लेते हैं तो वो आविष्कार होता है। तो जेनर नाम का एक महान चिकित्सा विज्ञानी था, ठीक है ना। उसने क्या काम किया था कि छोटी चेचक माता होती थी, उसका इसने आविष्कार किया था या इन्होंने आविष्कार किया था। तो इन्वेंट की यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टीका था इसकी खोज तो भूतकाल में की गई थी, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड, ठीक है ना।
इसी प्रकार से मैंने एक चीज़ और इसमें आपको लिखवाई होगी, ये यहाँ पे, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लिखवा देते हैं। तो दूसरा यूज ये पास्ट सिंपल का ये है कि पास्ट हैबिट हो, हिस्ट्रिकल इवेंट ऑफ द पास्ट टेंस हो, डिस्कवरी हो कोई, ठीक है ना, या इन्वेंशन हो, तो इन सब को बताने के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यूज नंबर 3 कि भूतकाल की असंभव शर्त को बताने के लिए, भूतकाल की असंभव शर्त को बताने के लिए, उच्चारण में मिस स्पेल्ट हो रहा है। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, ठीक है ना, तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। अब ये भूतकाल की बात है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये वुड है ना, ये वुड वाजवर का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? वाजवर का। दूसरा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कहते बसर आपने ये वुड का या वर का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि भूतकाल की असंभव शर्त है, इसको बताने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रूल है कि मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम्पल को ऐसा पाते हैं जो वाक्यांश के रूप में हो, ठीक है ना, वाक्यांश के रूप में हो, तो ऐसे सेंटेंस में या ऐसे वाक्यांश में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। वाक्यांश, जैसे मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था, वाक्यांश को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज, ठीक है ना। तो फ्रेज में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? पास्ट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर 4 यूजेज है पास्ट सिंपल का, कि अगर कोई ऐसी फ्रेज हो जिसमें आपको लगे कि इसमें पास्ट टेंस आना चाहिए, तो उसकी पहचान क्या होगी वो देख लीजिए। यदि किसी वाक्य में आई विश लिखा हो, आई वुड रादर लिखा हो, इफ़ ओनली लिखा हो, ठीक है, और एज इफ़ लिखा हो, एज दो लिखा हो, सपोजिंग लिखा हो, और इट इज़ टाइम लिखा हो, ठीक है ना, इट इज़ टाइम, तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल आप इसके देख सकते हैं कि आई विश शी वर हेयर, मैं कामना करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे होती। यार ये कैसा हो सकता है कि आप किसी के बारे में अद्भुत अविश्वसनीय कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई विश आ गया, आपको डायरेक्ट इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा फ्रेज हो तो आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। और केवल वाजवर आता है ना तो वो पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। अगर इजारे में आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है, और अगर इनके साथ आईएनजी आ जाता है तो फिर वो कंटिन्यूअस हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है सी विश आई न्यू हर नेम, ठीक है ना, सी विश आई न्यू हर नेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वही फॉर्मेट है, आई विश वाला, सी विश वाला, आई न्यू हर नेम। ये न्यू है, नो का सेकंड फॉर्म, ये नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका हो जाएगा न्यू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो चाहती कि वह उसका नाम जान सकती थी, ठीक है ना, या जान पाती, तो ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इसी प्रकार से इसमें अगला है जैसे सपोजिंग है, तो इसका एग्जांपल हम जैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सपोजिंग यानी माना कि इंडिया लॉस्ट द मैच, मान लो कि भारत कल मैच हार जाता न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भारत ने हारा नहीं, सुपर ओवर के अंदर धमाकेदार जीत दर्ज कर ली, ठीक है ना। तो सपोजिंग इंडिया लॉस्ट द मैच, मान लो कि भारत मैच हार जाता, ठीक है ना,
तो ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि भाई भारत की सीरीज पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं था, भारत पहले सीरीज जीत चुका है, लेकिन यहाँ पे सपोजिंग आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग या पास्ट सिंपल का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से एक चीज़ और होती है जो मैं थोड़ा हट के बता देता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ यू फाइंड इन एनी सेंटेंस इट इज टाइम, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ हो इट इज़ टाइम, ठीक है, क्या लिखा हो, इट इज़ टाइम, अगर इट इज टाइम लिखा हुआ है तो उसके साथ में आने वाले वाक्य में आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट इज़ टाइम शी वेंट होम, गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट इज टाइम आ गया तो आने वाला अगला जो सेंटेंस है, जैसा मैंने बोला था ये वाला सेंटेंस है, इसमें ये खाली जगह थी, इसमें गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने इसमें और लिखवाया था आपको, जैसे एज इफ़, मानो कि, एज दो, जैसा कि, ठीक है ना। इट इज टाइम, ये वो समय है, तो ये हालांकि लिखा हुआ था, मैं भूल गया था इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल, ही टॉक्स, वह बातचीत करता है, एज इफ़, मानो कि ही खाली जगह लीडर, और मान लीजिए कोष्टक में आ गया बी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में इसी प्रकार के एग्जाम्पल क्लिक करते हैं। ही टॉक्स, वैसे बात करता है, एज इफ़, मानो कि ही और बी और लीडर, बी यानी होनहार, लीडर, बी जो होता है ना, बी वर्ब की एक फॉर्म होती है, ठीक है ना, बी वर्ब की फॉर्म होती है। अब ये इजारम के लिए भी यूज होती है, अगर प्रेजेंट हो तो इजारम के लिए यूज होगी, और अगर पास्ट हो तो ये वाजवर के लिए यूज होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम बहुत क्लिक होता है कि अगर कहीं पे बी कोष्टक में लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है ना, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको ये देखना है कि उस वाक्य की डिमांड क्या है। जब किसी वाक्य, आप चूँकि हमारे पास तो यहाँ पर स्पेशल इंडिकेशन लिखी हुई है ना, स्पेशल इंडिकेशन लिखी हुई है, वो क्या है कि एज इफ़ यदि किसी सेंटेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसलिए एज इफ़ है तो आप बी के स्थान पे यहाँ क्या लगा देंगे, इस आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगा देंगे, क्योंकि ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल के यूजेज हैं। तो पास्ट सिंपल के यूजेज हो गए, आप इनको तैयार कर लेना, ये बहुत पर्याप्त होगा। आरएस जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा है, इसके लिए खूब है, आने दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हमारे इन सभी चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला है नंबर 2, पास्ट का नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा स्याही चेंज कर लेते हैं इसकी, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपल इंडिकेशन क्या है इसकी, इसमें वाजवर 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पहली बात ये है, ये सिंगुलर के लिए यूज होती है, वर्ब प्लूरल के लिए यूज होती है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे ही खाली जगह राइट वर्ब आ गई यहाँ पे, ए नॉवल और यस्टरडे। अगर हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे किस तरीके से होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके यहाँ पर वाज का प्रयोग कर देंगे, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ही वॉज राइटिंग ए नॉवल यस्टरडे, कि वह कल एक नॉवल उपन्यास लिख रहा था, ठीक है ना। इसी प्रकार से माई मदर, और एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, माई मदर खाली जगह हैव मील व्हेन आई और कॉल। ये एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि माई मदर, मेरी माँ,
हैव यानी लेना प्राप्त करना, मील यानी भोजन, वहन जब, आई मैंने, और कॉल यानी पुकारना, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस क्या है, अब इसमें पहचान है नहीं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि आई के साथ में हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल्ड लगा दिया। मान लीजिए ये आपको प्राप्त होता, ये पहले ही आपको मिलता, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट सिंपल है, ठीक है ना। जब एक पास्ट सिंपल आया हुआ है तो दूसरे वाले खालिस्तान के अंदर हमारे को ये देखना है कि वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। तो माई मदर आ गया, अब ये पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पास्ट टेंस लगाओ। माई मदर सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग कर दिया। हैव आया है तो हैव के साथ में क्या लगा दो, आईएनजी लगा लो। माई मदर वाज हैविंग हो गया, तो ये सही है। माई मदर वाज हैविंग मील व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने आवाज़ लगाई तो मेरी माँ भोजन ले रही थी। चलिए खैर, अब पास्ट कंटिन्यूस के हम यूजेज देखते हैं, ठीक है ना। यूजेज, इसके यूजेज क्या है, पास्ट कंटिन्यूस के यूजेज क्या है और किस प्रकार से किए जा सकते हैं। नंबर 1 है, जैसे मान लो भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में कोई काम हो, ठीक है ना, उस कार्य की गतिशीलता में, ठीक है ना, भूतकाल में किसी कार्य की गतिशीलता में हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। अब भूतकाल की गतिशीलता किसी कार्य की क्या होगी, ये हो सकता है कि जब गडरिया भेड़ चरा रहा था, ठीक है ना, नहीं माफ़ कीजिएगा, जैसे मान लो कि गडरिया बीन बजा रहा था जब भेड़ें चर रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कार्य हैं और दोनों ही कामों में गतिशीलता है, कि भेड़ जब खुले मैदान में चरागाह में चर रही थी, ठीक है ना, उसी समय गडरिया क्या कर रहा था, अपनी बांसुरी या बीन बजा रहा था, ठीक है ना। जो भी आप यूज़ करना चाहें, बीन बांसुरी, हालांकि दोनों अलग होती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे द काऊ वाज ग्रेजिंग एंड आई वॉज सिंगिंग, ये भी एक एग्जाम्पल है। वाज ग्रेजिंग और वाज सिंगिंग, ठीक है ना। आई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गए, ठीक है ना। अब ये पास्ट कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन कि भूतकाल में कोई कार्य की प्रगति थी, लगातार वो चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि गाय चर रही थी जब, और मैं बजा रहा था या मैं गा रहा था, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से और हो सकता है, जैसे द स्टूडेंट्स वर लर्निंग अबाउट आर्यभट्ट, कि विद्यार्थी जो थे वो आर्यभट्ट के बारे में सीख रहे थे या अधिगम की प्राप्ति कर रहे थे। अधिगम यानी सीखना, ठीक है ना, सीख रहे थे, ये इसमें हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो यूज है पास्ट कंटिन्यूस का, वो देखिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है, जब दो वाक्य वाहिल से जुड़े हों, जब दो वाक्य किससे जुड़े हों, वाहिल से। व्हेन टू सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद, व्हेन टू सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद वाहिल, तो इसमें हम दोनों ही सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग करेंगे, या जो खाली स्थान आपको मिलता है, जो रिक्त स्थान आपको मिलता है एग्जाम में, जहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई वाज ईटिंग, ठीक है ना, वाहिल, ये वाहिल आ गया, जैसा मैंने बताया था, आई वाज ईटिंग वाहिल सिस्टर वाज कुकिंग। अब देखो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं वाहिल से और दोनों के अंदर ही वाज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आई यहाँ पर सिंगुलर था, सिस्टर सिंगुलर थी, इसलिए इन दोनों के साथ में किसका प्रयोग कर दिया, वाज का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी का प्रयोग कर दिया है, ठीक है ना। और लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, जैसे एक एग्जाम्पल ये थोड़ा इससे अलग है, सी लॉस्ट हर वॉच
वाइल सी खाली जगह डांस इन द फेस्ट। जो भी दावत थी या फेस्टिवल जो पर्व था, ये जो यहाँ पे एक लवाजमा था बड़ा भारी, उसके अंदर उसने अपनी घड़ी को खो दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड पास्ट सिंपल हो गया। और ये वाहिल से जब ये दोनों वाक्य जुड़ गए, एक सेंटेंस ये इधर है, एक वाहिल के इधर है, सी खाली जगह डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन द फेस्ट वाइल से लगा हुआ है तो इसके साथ में वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो सी के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा? वाज का हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है। और डांस के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो सी लॉस्ट हर वॉच वाइल सी वॉज डांसिंग इन द फेस्ट। ठीक है ना, कि उसने अपनी घड़ी खो दी जब वह फेस्ट में डांस कर रही थी। रही थी वैसे ही अनुबोध हो रहा है, आपको प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट यूज है नंबर 3 पास्ट सिंपल का। नंबर तीन है एडवर्बियल्स। अगर किसी सेंटेंस में व्हेन, व्हाइल, एट द टाइम ये सब आती हैं, ठीक है ना, या कोई रिपोर्टेड स्पीच हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। तो लिख लीजिए कि व्हेन, व्हाइल, अभी हमने व्हाइल के बारे में पढ़ा था, एट द टाइम, व्हेन, व्हाइल, एट द टाइम, जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में आए तो पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। व्हेन, व्हाइल, एट द टाइम, जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में आए तो पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू पुणे। उसने कहा कि मैं पुणे जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका परिवर्तन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ही का ही हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो यहाँ पे लगा हुआ है उसका कन्वर्जन कर देंगे। ठीक है, उसका परिवर्तन कर देंगे, दैट लगा देंगे। और आई जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ही। ठीक है ना, तो ही। इजारम को हम वाजवर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? वाजवर में। और गोइंग का गोइंग हो जाएगा, और टू पुणे का पुणे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो, ठीक है ना, जब नरेशन वाले वाक्य हों तो उनमें हम इजारम को वाजवर में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। इसको यदि मैं वाहिल से जोड़ दूं, जैसा कि हमारा नियम कह रहा है, ही लॉस्ट हिज पेन वाइल ही वॉज वॉकिंग स्पर्टली। उसने अपना पेन खो दिया जब वह चल रहा था, स्पर्टली यानी बहुत तेज़ी से। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये पास्ट कंटिन्यूस के यूजेज हैं जो आपको याद करने हैं, पास्ट कंटिन्यूस। चलिए, इसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट। इसको हम पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, यानी कि बीते हुए समय में जो अतीत था उसके अंदर कोई कार्य की पूर्णता इस टेंस में बताई जाती है। इसमें वो कार्य पूरा हो चुका था। इसके बारे में आपको पहले भी टेंस की एक चार्ट के माध्यम से बताया जा चुका है कि सभी प्रकार के
सब्जेक्ट्स के साथ में यानी कि कर्ताओं के साथ में हेड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं जनरल एग्जाम्पल इसके देख लीजिए आप कि इसका प्रयोग कैसे होता है। यूजेज इसके बाद में लिखाता हूँ, जनरल एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे द ट्रेन had left before I came, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये बिफोर है, ये ट्रेन सब्जेक्ट है, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यही तो पास्ट परफेक्ट है, यही तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। अब इसका प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक नियम है, माफ़ कीजिएगा, एक रूल है। और ये रूल क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें यदि दो वाक्य हों, एक वाक्य में पास्ट सिंपल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, और दूसरे वाले वाक्य में अगर वो उससे पूर्व आया है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका हम पास्ट परफेक्ट का यूज नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला इसका यूज है कि भूतकाल में कोई काम जो था, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया था कि भाई आपको ये काम करना है, उसकी समय अवधि का जो कारक होता है कि भाई आपको वो काम करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि उस समय तक मैं कॉलेज से रिटायर हो गया था जब मैं 25 सालों से मैं पढ़ा चुका था। ये वो भूतकाल की समय अवधि है जो एक ऐसा कारक है जिसके ऊपर हमारे को नज़र दौड़ानी है। ठीक है ना। तो पहला यूज, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, इसको हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट का पहला यूज है जब किसी सेंटेंस में बाय द टाइम लिखा हो। क्या लिखा हो, बाय द टाइम। तो ऐसे वाले वाक्य में हमारे को पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे बाय द टाइम, उस समय तक, आई रिटायर्ड, बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उस समय तक मैं जब यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ था, आई हैड टॉट, मैं सिखा चुका था या पढ़ा चुका था, इंग्लिश फॉर 30 ईयर्स, कि जब मेरा रिटायरमेंट हुआ उस समय तक मैं कितने सालों तक पढ़ा चुका था, 30 सालों तक पढ़ा चुका था। इसमें कार्य की पूर्णता है। और ख़ास बात यह है कि बाय द टाइम इसमें लगा हुआ है, तो बाय द टाइम जब लगा है किसी सेंटेंस में तो ऐसे हालत में हमारे को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला यूज है नंबर 2 और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भूतकाल की कोई ऐसी शर्त हो जो पहले पूरी ही नहीं हुई हो। ठीक है ना। भाई पास्ट टेंस में कोई ऐसी शर्त हो जो पूरी ना हुई हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैं कहूँ कि यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके थे, जो बात मैं कह रहा हूँ उसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि तुम कठिन प्रयत्न कर चुके थे तो तुम पास हो चुके होते। भाई आपने वो किया ही नहीं, एक ऐसी शर्त है भूतकाल की कि आपके ऊपर थोप दी गई है कि आपने वो किया होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है ना। यदि आप समय पे आ चुके थे तो आप ट्रेन को पकड़ चुके होते। ठीक है ना। लेकिन आप समय पे आए ही नहीं, तो ये भूतकाल की ऐसी शर्त है। ठीक है ना। कंडीशन इन पास्ट, इसका मतलब होता है भूतकाल में या भूतकाल की शर्त को बताने के लिए भूतकाल की शर्त को बताने के लिए जो पूरी ना हुई हो। ठीक है ना। हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, कि यदि आप कठिन परिश्रम कर चुके थे, ठीक है ना। ये देखो हैड प्लस वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म में, कि यदि आप कठिन परिश्रम कर चुके थे, कोमा यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो चुके होते या पास हो गए होते। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कभी आपके सामने पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो मौका आपके हाथ से जा चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैड कम इन टाइम, कि यदि आप समय पे आ चुके हो थे, यदि आप समय पे आ चुके थे, तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, कि यदि आप समय पे आ चुके थे तो आपको ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए थी, या आप समय पे आ चुके ही थे तो आपको ट्रेन आ जानी चाहिए थी। इसमें कार्य है जो भूतकाल का है, जो शर्त वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इफ़ लगी हुई है और पास्ट टेंस है दूसरे वाले में। ये देखो वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव, इसलिए यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यही एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और शब्द है जो हम इसमें, एक और यूज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही क्लिक होता है, कि जब दो सेंटेंस या दो वाक्य पास्ट टेंस में हों, ठीक है ना, पास्ट टेंस में हो, ठीक है ना, और बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, एक चीज़ और है, बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, ठीक है ना, से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों में बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यही ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको थोड़ा ओरली बता देता हूँ मौखिक रूप से, कि जो बिफोर, मान लीजिए दो वाक्य जुड़े हैं, ठीक है ना, पास्ट टेंस के दो वाक्य जुड़े हुए हों, और अगर उन दोनों के बीच में बिफोर आता है, तो बिफोर से पहले जो खाली जगह आई है या खाली स्थान दिया गया है, उसके अंदर रिक्त स्थान में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, ठीक है। और अगर आफ्टर लिखा हुआ है दो सेंटेंस के बीच में, तो बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक ओरल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि इनके विपरीत जो खाली स्थान होगा उसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। मान लो बिफोर से पहले तो आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद आने वाले वाक्य में आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो और मान लो किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में आफ्टर है, तो फिर बाद वाले सेंटेंस में तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन पहले तो आपने कुछ बताया नहीं, तो उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, वो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक तो ये इक्वेशन होगी कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक होगा आफ्टर का इक्वेशन, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो आने वाले खाली स्थान में, और पहले आने वाले के अंदर क्या लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्लिक होती है, इसलिए इसके ऊपर आपको पूरा फोकस देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला टेंस आता है नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आप देख लीजिए कि पहला इसका यूजेज, नंबर 1,
कि भूतकाल में जब कोई कार्य शुरू हुआ था और भूतकाल में ही वो गतिशील था, यानी कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और भूतकाल में वो जारी था, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आप उसके भावार्थ के मुताबिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। भूत में शुरू और गतिशील वाक्य के लिए ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि दरवाजे को जब खोला गया तो उससे पहले जो दरवाजे की जो बेल थी, जो घंटी थी, वो 5 मिनट से बज रही थी। ठीक है ना। भूतकाल को टेंस को दरवाजे को कब खोला गया? भूतकाल में। और उस समय घंटी कब से बज रही थी? 5 मिनट से। तो इसका मतलब भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और भूतकाल में ही वो पूरा हो गया और उस समय वो जारी भी था। ठीक है ना। बज रही थी, इसका मतलब घंटी रुकी थोड़ी थी, 5 मिनट से बज रही थी। तो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे द डोर बेल had been ringing. The doorbell had been ringing for 5 minutes. Before it was opened. अब देखो, भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ है, पहले तो इसके भावार्थ को समझना है। एक सेंटेंस ईयर, एक ईयर, ये इसके बीच में कंजंक्शन है, ये जोड़ने वाला है इन दोनों को। इट वाज ओपन, जब खोला गया। इट इसको किसको प्रतिबिंबित कर रहा है? डोर को, दरवाजे को। कि जब दरवाजे को खोला गया उससे पहले जो डोर बेल थी वो हैड बीन रिंगिंग, लगातार बजे जा रही थी। और कितने मिनट से बज रही थी? 5 मिनट से। इसका मतलब बेल बजना शुरू हुई 5 मिनट पहले और अभी भी बजना जारी थी। ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सी हैड बीन राइटिंग फॉर 5 years. सी हैड बीन राइटिंग फॉर 5 years. When I met him last year. कि जब मैं उससे पिछले साल मिला। ठीक है ना। वहन यानी जब, ये यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है ना। क्या है? कंजंक्शन। एक वाक्य ये है और एक वाक्य है, इन दोनों को जोड़ते हुए कि वहन जब आई मेट हिम, मैं उससे मिला, लास्ट ईयर, पिछले साल, कि पिछले साल जब मैं उससे मिला तो वो 5 सालों से लिख रही थी। इसका मतलब भूतकाल में उसने कोई कार्य लेखन का शुरू किया था जो अभी भी 5 सालों बाद में भी जारी था। तो ये इसका प्रयोग है। एक और इसका यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यूज इज नंबर 2, और वो क्या है वो देख लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जो होते हैं उनमें इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि हर मदर आस्क्ड प्रभा, उसकी माँ ने प्रभा से पूछा, व्हाट सी खाली जगह राइट सिंस मॉर्निंग। हमारा इंडिकेशन है इनडायरेक्ट स्पीच का यदि सेंटेंस हो। देखो आस्क्ड जो है जो सेड से बना है। ठीक है ना। सेड जब होता है तो वो तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट है तभी तो आस्क्ड हुआ सेड का। ठीक है ना। तो उसकी माँ ने प्रतिभा से पूछा, व्हाट, ये यहाँ पे कनेक्टिव है। ठीक है ना, कंजंक्शन है। व्हाट सी खाली जगह राइट सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से क्या लिख रही थी। ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पास्ट टेंस आना है। और चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता चल गया, क्योंकि आस्क्ड जो फॉर्म होती ना वो कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं होगी, वो कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं होगी।
इसलिए यहाँ पे आस्क्ड है तो डायरेक्ट स्पीच नहीं होकर के इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, तो सी के साथ में हेड लगा दो, बीन लगा दो, और राइट के साथ में क्या कर दो, ING, कि उसकी माँ ने प्रभा से पूछा कि वह सुबह से क्या कर रही थी। ठीक है ना। और लिख लीजिए जैसे सुनील टोल्ड मी। अब ये देखो टोल्ड मी, यहीं पे पकड़ जाइए। टोल्ड किसका होता है, सेड टू का होता है। ठीक है ना, जब वाक्य के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना। तो सुनील टोल्ड मी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये फालतू है जो हमने लिखा था। सुनील टोल्ड मी दैट he had been making the milk cake for 5 years, कि वो 5 सालों से मिल्क केक बना रहा था। हैड बीन और ये आ गया मेकिंग। ठीक है ना, कि वो 5 सालों से क्या बना रहा था, मिल्क केक बना रहा था। ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे टोल्ड था, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य था। किसका वाक्य था, रिपोर्टेड स्पीच का, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में किसका वाक्य था, इनडायरेक्ट स्पीच का। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की 2 यूजेज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। फ्यूचर